हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जुनून। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे बार्टर सिस्टम, मनी सप्लाई इन इंडिया, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है एंड इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक का इम्पॉर्टेंट काम ही ये होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इट मीन्स कि कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर कंज्यूमर्स को नुकसान होगा क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट जो स्पेंडिंग में चला जा रहा है। बट अगर डिफ्लेशन हो गया उस केस में किसको लॉस है? प्रोड्यूसर को लॉस है, क्योंकि डिफ्लेशन है इट मीन्स लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं। तो जब डिमांड ही कम होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी कम करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है एंड ओवरऑल मनी सप्लाई को, यानी इन टोटलिटी एक साथ पूरी इकोनॉमी में सभी सेक्टर्स में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पे एक साथ सभी सेक्टर्स के अंदर मनी सप्लाई को आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तब आरबीआई क्या करता है? इस केस में आरबीआई मनी सप्लाई को कम कर देता है। ताकि मनी सप्लाई कम हो इट मीन्स पब्लिक के पास कम पैसा हो, तो पब्लिक के पास कम पैसा होगा तो पब्लिक कम डिमांड करेगी, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तब सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा और प्राइस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ आरबीआई करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जब आरबीआई यूज़ करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए तो इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? इसमें आता है आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पर है वहाँ पर भी आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर बार इन एवरी एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन रेट्स को क्या किया जाएगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन रेट्स को क्या किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन क्या करेंगे? इन एक एक रेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है? देखो, बैंक रेट मीन्स जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने जाता है, यानी हम इसको सिंपल टर्म में कैसे बोल सकते हैं? जब सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब उसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए है। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा तो ऑब्वियसली उसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहलाता है बैंक रेट। आपको ध्यान में रखना है, बैंक रेट में जो लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक लेता है। ठीक है, तो उसके बदले जो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो रेट कहलाता है आपका बैंक रेट। इसी बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मार्क्स में। ठीक है, तो बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। अब हम हर टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो रेट्स को क्या किया जाएगा, और डिफ्लेशन है तो रेट्स को क्या किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब देखिए इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? समझना ज़रा, हर चीज़ का लॉजिकल रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा दिया
अब देखो बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट का मतलब क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेंट्रल बैंक चार्ज कर रहा था जब कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा था। तो बैंक रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि अब सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर पा रहा है। ठीक, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इट मीन्स कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेना क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक से बोरोइंग्स कम करेगा। तो जब वो खुद ही बोरिंग्स कम करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है, कम डिपॉजिट है, तो ऐसे में वो जनरल पब्लिक को भी क्या कर पाएगा, कम लोन दे पाएगा। तो जब जनरल पब्लिक के पास कम लोन जाएगा तो पब्लिक के पास कम खर्च करेगी, तो पब्लिक डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बैंक रेट कम होगा इट मीन्स आरबीआई जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन के बदले, तो ऐसे में कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ज़्यादा बोरो करेगा। तो ज़्यादा बोरो करेगा इट मीन्स कि पब्लिक को भी वो ज़्यादा लोन दे पाएगा, और पब्लिक को भी लोन क्या मिलेगा, आगे फर्दर सस्ता मिलेगा, तो पब्लिक क्या करेगी, ज़्यादा खर्च करेगी। तो ऐसे में पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आपको सिंपल याद रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। और यही लॉजिकल रीज़न आपका हर कॉन्सेप्ट में चलेगा। यही बस आपको सिंपल ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी रेट्स आप आगे पढ़ने वाले सब रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सभी रेट्स को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, और वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑपरेशन, यहाँ पर है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है उनको क्या करता है, ओपन मार्केट में क्या करता है, जो पब्लिक होती है उनको बेचता है। यानी सेंट्रल बैंक जो है ओपन मार्केट में गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को क्या करता है, पब्लिक को या तो बेचता है या तो पब्लिक से खरीदता है। ये काम जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक करता है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है वो पब्लिक को बेच देगा। देखिए अब जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक को बेचेगा तो ऑब्वियसली अगर उसने सेल किया पब्लिक को तो पब्लिक उसके बदले पेमेंट करेगी। तो जब पब्लिक पेमेंट करेगी तो पब्लिक के पास से तो लिक्विडिटी कम होगी, पब्लिक के पास तो पैसा कम हो जाएगा, यानी पब्लिक के पास से लिक्विडिटी कम हो गई, तो उनके पास लिक्विडिटी कम होगी तो ऑब्वियसली वो डिमांड कम कर पाएंगे, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। बट अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है उस केस में क्या होगा, उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, पब्लिक से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। तो जब वो पब्लिक से खरीदेगा तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में पब्लिक के पास पेमेंट जाएगी तो यानी पब्लिक के पास पैसा जाएगा, यानी लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो पब्लिक ज़्यादा खरीदेगी, डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, और प्राइस ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी डिफ्लेशन जो हो जाएगा वो कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, विच इज़ रेपो रेट। इस रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि किस रेट को रीपर्चेज रेट बोला जाता है, तो रेपो रेट। अब रेपो रेट की बात करते हैं। देखिए it is somewhat similar like bank rate, but the main difference is bank rate is for the long term period, but जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यानी रेपो रेट मीन्स वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, बट शॉर्ट टर्म लोन, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगा उसके बदले जो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है रेपो रेट। क्लियर। और सेम वही चीज़ अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तब सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक को बोरोइंग करना महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ऐसे में वो क्या करेगा, कम बोरोइंग करेगा। तो वो कम बोरोइंग करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास कम पैसा होगा, तो वो जनरल पब्लिक को भी कम लोन दे पाएगा। तो पब्लिक को कम पैसा जाएगा तो पब्लिक के पास डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है
तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा। अब रेपो रेट कम होने का मतलब सेम वही चीज़ें सोचिए कि रेपो रेट क्या हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सेंट्रल बैंक कम चार्ज करेगा। तो जब सेंट्रल बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक को यानी बोरिंग करना सस्ता पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग करेगा। तो वो ज़्यादा बोरिंग करेगा तो पब्लिक को भी ज़्यादा पैसा दे पाएगा। तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है, पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ही ज़्यादा होगा तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेपो रेट भी बोलते हैं, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है रीपर्चेज रेपो रेट। ये रेपो रेट का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट मीन्स कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा फंड आ जाता है, पब्लिक ने बहुत सारा पैसा उस बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस फंड हो जाता है तो उस केस में कमर्शियल बैंक क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो उस पैसे को कहीं डिपॉजिट करे, उसके बदले उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो जब भी कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पूल ऑफ फंड या बहुत ज़्यादा सरप्लस फंड हो जाता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट करा देता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास क्या करता है, वो डिपॉजिट करा देता है। तो उसके बदले यानी जब वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराता है तो उसके बदले जो सेंट्रल बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। क्लियर। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तब रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा, आरबीआई, उस केस में आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ने का मतलब, देखो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, यानी कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक ने ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ रखवाया, सेंट्रल बैंक के पास रखवाया। तो जब सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा रखवाया तो यानी कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास रिजर्व क्या है, यहाँ पे कम है। तो उसके पास खुद के पास रिजर्व कम है तो वो पब्लिक को कम दे पाएगा, तो पब्लिक कम डिमांड करेगी, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। क्लियर। और अगर डिफ्लेशन को, सॉरी दिस इज़ डिफ्लेशन, ठीक है, बाय मिस्टेक ये है। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये डिफ्लेशन है, ठीक है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। रिवर्स रेपो रेट मीन्स कि अब कमर्शियल बैंक यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहा है अपने डिपॉजिट पे। इट मीन्स कि उसने सेंट्रल बैंक के पास कम डिपॉजिट करवाया है तो ऑब्वियसली वो पब्लिक को ज़्यादा दे पाएगा, पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका कैश रिजर्व रेशो। इसको हम CRR भी बोलते हैं और एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक का जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है कैश फॉर्म में। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पब्लिक का पैसा आता है उसका एक फिक्स परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कैश फॉर्म में एज अ रिजर्व फॉर्म में रखवाना पड़ता है। ठीक है, और इस रेट को कौन डिसाइड करता है, आपको याद रखना है, इस रेट को जो डिसाइड करने का काम होता है वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। क्लियर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक CRR को बढ़ा देगा। देखो CRR बढ़ाने का मतलब क्या है, CRR का मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज रखवाना पड़ेगा। तो जब वो परसेंटेज ज़्यादा रखवाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो पब्लिक को कम देगा, तो पब्लिक के पास कम पैसा होगा, पब्लिक डिमांड कम करेगी, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तब सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस CRR को कम कर देगा। CRR कम होने का मतलब है, इट मीन्स कि अब कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कम पार्ट जो है सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ रहा है, तो यानी कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो पब्लिक को ज़्यादा दे पाएगा, पब्लिक ज़्यादा ले पाएगी तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो डिफ्लेशन यानी कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम SLR भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। SLR में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक का जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज जो है
कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। सीआरआर में किसके पास रख रहा था, वो सेंट्रल बैंक के पास। बट एसएलआर में क्या है, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आएगा उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। और वो भी पूछा जाता है किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म मीन्स कैश फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में और सिक्योरिटीज फॉर्म में। दैट मीन्स जो बहुत कम ड्यूरेशन में ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इस रेट को भी कौन डिसाइड करता है, इस रेट को भी हमारा आरबीआई डिसाइड करता है। क्लियर। तो सेम वही चीज़, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो एसएलआर बढ़ जाएगा। एसएलआर बढ़ने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट रिजर्व फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा, तो पब्लिक को कम दे पाएगा। पब्लिक कम डिमांड करेगी, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। और अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो एसएलआर को क्या करेगा, आरबीआई कम कर देगा। क्लियर है। तो ये 6 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। आज का आपसे क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इस क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये अभी सीबीएसई का जो 2021-22 का सैम्पल पेपर आया उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।